myself Kanika Devradi and today our topic is non-renewable energy resources. ठीक है, so start करते हैं. What is energy? Firstly हम जानेंगे कि energy क्या है. Energy is the capacity to do work and it is required for life process, है ना. Energy हमें चाहिए होती है, कोई भी काम करने के लिए हमें energy चाहिए होती है ना. It's required to work and is a majorly process. मतलब हम जितना भी काम करते हैं, चलना फिरना दौड़ना भागना, एनर्जी लगती है हर किसी को, है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ठीक है. एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज समटाइम्स दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के लिए, अब जो एनर्जी हमारे पास है वो तो हमारी बॉडी की है ना. फिर हमें अदर भी बाहर से एनर्जी चाहिए होती है, जैसे हमें हीट के लिए चाहिए होता है या हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होता है. तो वो हम कहाँ से लेते हैं, है ना. तो ये इतना, तो इसमें आती है 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. पे आपको दिख रहे होंगे. रिन्यूएबल क्या होगी, हमारे सोलर हो गया, हाइड्रो पावर्स हो गया, बायोमास हो गया, विंड हो गए. ये सब इनको हम एज ए यूज़ कभी भी कर सकते हैं. सोलर है, सन हमेशा रहेगा, है ना. जब तक हमारी अर्थ है सन रहेगा. विंड भी चलती रहती है, बायोमास भी हमें मिलता रहता है. तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है. देन हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. ये इसमें आता है ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर गैस. अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो ये है क्या. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी विच इज टेकन फ्रॉम द सोर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड विल वैनिश इन 50-60 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो ये वो चीज़ें होती हैं, है ना, जिन्हें हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते. एक बार यूज़ की तो ख़त्म, है ना. इसको मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के पहले से तो चलिए आ रही है, अब धीरे धीरे हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर. तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद, जरूरी नहीं 50-60-100 ईयर्स, है ना, एक टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाएंगी. हम इसे दोबारा नहीं ला सकते. तो ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड कैन हैव सीरियस इफेक्टेड ऑन आवर हेल्थ, ठीक है. तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो होती हैं, लेकिन ये मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, है ना. इनको यूज़ करने से हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन नॉट बी रीजनरेट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, है ना. एक बहुत कम टाइम में हम इन्हें दोबारा नहीं ला सकते हैं, ठीक है. और क्या होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या होते हैं, ये होते हैं फॉसिल फ्यूल्स हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए, ऑयल्स हो गए. इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, तो हम 10-15 साल के अंदर में इन्हें दोबारा नहीं ला सकते. इनको एटलीस्ट हमें 100 ईयर्स 200 ईयर्स हमें चाहिए होता है कि किसी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को बनने में. देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है. इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी. अब आते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो जो अफोर्डेबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये लास्ट अब आने वाले 50 से 100 साल में खत्म होने वाले, जिस हिसाब से करंट रेट में हम इन्हें कंज्यूम कर लाइक हम इन्हें डेली में इतना यूज करते हैं. इट टेक 50 years टू कन्वर्ट फ्रॉम द वन टाइप टू एनर्जी टेक्नोलॉजी टू अनदर. मतलब एटलीस्ट 50 years इसको लगता है, मतलब एक टेक्नोलॉजी से अनदर टेक्नोलॉजी में जाने के लिए. तो टाइम लगता है इन्हें बनाने के लिए ना. तो ये बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, इतना हम इनका यूजेस कर रहे हैं. द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड बर्निंग द फॉसिल फ्यूल. अब देखो, कंटिन्यू फॉसिल फ्यूल्स के बर्न से, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट, है ना. कभी देखा होगा आपने कि बोलते हैं कि यार आजकल गर्मी बहुत हो रही है. इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रही है. गर्मी हो रही है, बरसात में कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है. एक पर्टिकुलर सीजन हमारे टाइम अच्छे से नहीं चल रहे हैं, है ना. सो ये सब इन्हीं की वजह से कि हम इनका बहुत ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं ना. हम एक पोल्यूशन टाइप से इनका यूज़ करें. जैसे पोल्यूशन इम्पैक्ट डालता है, वैसे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग भी इम्पैक्ट डालती है. एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड ऑयल, डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट. हम ऑयल्स जो बनाते हैं वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, है ना. तो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं हम, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के, ठीक है. अब इसमें आता है, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स में आता है कोल, है ना. कोल आपने देखा होगा. कोल इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरिंग अमाउंट्स ऑफ सल्फर. ये देख रहे हो आप, कोल कितनी चीजों से बन रहा है. इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है ना. ठीक है, तो कोल क्या होता है, आपने देखा होगा. कोल को हम कई बार, पहले के लोग, अब तो कोल का कम यूज होता है, लेकिन पहले के लोग
मोस्टली मेजरली कोल ही यूज करते थे खाना बनाने के लिए। या जैसे देखा होगा आपने, जो पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार चलो हमें आग को हमें सेकना चाहिए, बोलते हैं ना, हीट मिलेगा बॉडी में, तो कोल का ही यूज होता था पहले के टाइम में ना। अब तो काफी कम हो गया है। तो ये कोल जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे मिलता है। द डेड प्लांट फ्रॉम द स्वॉम्प्स एंड पुल्ड अप द सैंड एंड मड ऑन टॉप। डेड प्लांट होते हैं वो जो पहले प्लांट डेड हो गए है ना, फिर उसके बाद वो जमीन पे बढ़े, उनके ऊपर मड गया, ठीक है। विदाउट वाटर द कार्बन इंक्रीज, मतलब फिर उनको वाटर नहीं मिल रहा, मतलब बहुत सारा मड आ गया, नीचे से भी पानी नहीं आ रहा है, जमीन के अंदर से, ऊपर से भी नहीं आ रहा है। काफी टाइम के बाद वो एक उनमें कार्बन इंक्रीज होने लगता है ना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सबसे रिएक्शन करके फिर एक कोल फॉर्म बनाता है। ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, काले कलर, कोल काले कलर का होता था, आपने देखा ब्लैक सब्सटेंस। तो इसे इस तरीके से कोल बनता है। कोल इज यूज्ड एज अ फॉसिल फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इन सम टाइम्स सच एज अ ट्रेन। आपने देखा होगा कि जो जैसे कोल है उसको कई बार उसका इलेक्ट्रिक, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज होता है। कई हमारी जो पुरानी ट्रेनें चलती हुई आ रही हैं, जो नई है अब तो वो टेक्नोलॉजी पे यूज चलती है, आपने देखी है बहुत सारी मेट्रोज देखी है, तो सब टेक्नोलॉजी वाली, इनकी बात नहीं हो रही। पहले के टाइम पे ट्रेन, पहले भी क्या अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक मतलब 10 to 15 ईयर्स आप बैक चले जाइए, और कई आज के टाइम पे भी कई कोल ट्रेन अभी प्रेजेंट हैं जो कोल से ही चलती हैं, है ना। ये ट्रेन को चलाने में हेल्पफुल होते हैं। तो आप देखते हैं कोल पहले बनने की प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस देख लीजिए। बिफोर द डायनासोर्स मैनी जायंट प्लांट्स डाइड इन फॉर्म्स, मतलब पहले जिस टाइम पे डायनासोर्स हुआ करते थे तो वो बहुत बड़े होते थे ना, वो चलते थे तो अपने पैरों से कुचल देते थे प्लांट, या कभी ऐसे भी टूट जाते हैं क्योंकि डायनासोर्स नॉन वेजिटेरियन होते थे, हमने पढ़ा है ना, क्या मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये टॉप। फिर क्या होता था, प्लांट्स होते ना वो डाइड हो जाते थे। फिर वो सेम चीज मैंने आपको बताया कि वो मिट्टी में पड़े हैं, उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लगता जा रहा है, लेकिन उन्हें कहीं से वाटर नहीं मिल रहा है ना। तो वो क्या होता है, फिर एक टाइम के बाद क्या, मिलियन ऑफ ईयर्स द प्लांट वेर बर्ड अंडर वाटर एंड डर्ट, है ना। फिर उनपे फिर अंदर डर्ट आ गया, फिर वहां पे उनसे कार्बन रिलीज होता है ना, मतलब उनमें कार्बन इंक्रीज हो जाता है, फॉर्म इंक्रीज होता है ना। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, फिर उन्हें वाटर नहीं मिला, फिर डर्ट की वजह से फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर्स, तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही रहता है ना। तो हम उसे कहीं से, क्योंकि गैसेज हैं कहीं से भी आ जाएंगी, कंज्यूम हो जाएंगी, तो वो कोल बनाने में हेल्प करते हैं। देन हीट एंड प्रेशर टर्न डेड प्लांट्स इनटू कोल। अब फिर जमीन के अंदर अब हीट भी है, क्योंकि भाई नॉर्मली एयर पास नहीं हो रहा, वाटर नहीं मिल रहा, तो हीट की वजह से तो फिर ऐसे कोल फॉर्म्ड होते थे। तो पहले के टाइम से बनता है यूजली, तो बहुत सारे फॉर्म हो गए, अब काफी सारे यूज हो गए, तो अब इनकी ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है। इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग ऑन एनवायरमेंट। अब कोल माइनिंग क्या होती है, कोल से, है ना, पहले के टाइम पे जो बड़े बड़े मतलब माइनिंग सुना होगा आपने ना, माइनिंग से ही हमें कोल मिलता है। तो इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एयर, है ना, एयर पोल्यूटेड हो जाती है ना, अगर आप ज्यादा टाइम तक माइनिंग करोगे तो पोल्यूट हो जाएगा। फिर जो CO2 है वो इंक्रीज हो जाता है। ओजोन डिप्लेशन आपने सुना होगा, ओजोन में मतलब जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं ना कि छेद हो रहा है या डिप्लेशन हो रहा है, तो ये सब कोल माइनिंग है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, माइंस फायर्स हो गया, वाटर भी अब धीरे धीरे गंदा होने लग गया है, लैंड्स पे भी काफी फर्क पड़ता है। माइनिंग वेस्ट तो आपको पता है, फिर वो वेस्टेज आता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो ये सब इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट है। देन है ऑयल फॉर्म। ऑयल वाज फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड प्लैंकटन, ठीक है। When the plankton dies in sink of the bottom of the sea and it buried under layers and sand and mud. तो क्या होते हैं ना, ऑयल्स जो होते हैं मेजरली, आपने देखा होगा ऑयल्स कहाँ से निकलते हैं, बोलते हैं ना हम सी के अंदर से ऑयल निकाल रहा है, ओशन के अंदर से ऑयल निकाल, तो वहीं से हमें मिलता है, सी प्लांट से हमें बेसिकली ऑयल्स मिलते हैं। तो वो भी सेम प्रोसेस है जैसे आपने कोल की देखी होगी कि मड में जा रहे हैं फिर ऑयल, तो वैसे ही हमारा ऑयल भी फॉर्म होता है। When these layers are mixed in turns into a hard rock, फिर पहले हार्ड रॉक बनते हैं, फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, फिर ये ओजो में कन्वर्ट होते हैं, देन हमें ऑयल मिलता है ना। ऑयल आर यूज टू फॉर फ्यूल फॉर लैम्प्स, फर्टिलाइजर्स, पेन्स, कार, गैसेस, हीटिंग ऑयल फॉर होम, प्लांट्स, शिप्स, फैक्ट्रीज, फूड, है ना। बहुत जगह आपने ऑयल्स का यूज देखा होगा, है ना। पेट्रोल हो गया, मेजरली पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए यूज होता है ना, पेट्रोल, डीजल हो गया, है ना। और हम घर में खाना बनाते हैं जिसके उसमें भी कई हद तक यही ऑयल यूज किया जाता है।
प्लेन्स में प्लेन उड़ाने के लिए यही ऑयल चाहिए होते हैं, फैक्ट्रीज में ऑयल चाहिए होता है, फूड्स में भी काफ़ी यही ऑयल यूज़ होते हैं, शिप्स जो चलती हैं हमारी यही ऑयल यूज़ होता है जो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये बहुत टाइम लग के बनते हैं ना, एकदम से नहीं बनते। अब आते हैं नेचुरल गैस फॉर्म। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड प्लैंकट जस्ट लाइक ऑयल। ठीक है, जैसे हमें ऑयल मिला वैसे हमें नेचुरल गैसेस भी मिलती हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैसेस यूज एज फॉसिल फ्यूल व्हेन पीपल आर हीटिंग होम्स, बिल्डिंग, हीटिंग वाटर, फर्टिलाइजर एंड कुकिंग, है ना। नेचुरल गैसेस का यूज कुकिंग में करते हैं, है ना। और कई बार आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में भी गैसेस का यूज होता है ना। और वाटर को हीट करने के लिए बिल्डिंग्स में, मतलब हर जगह फिर नेचुरल गैसेस फिर यूज होती हैं। वैसे जैसे हमें ऑयल मिले वैसे हमें नेचुरल गैस मिलती है। अब आता है न्यूक्लियर एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट बाय ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन बाय चेंजिंग अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। ये एक एटम, ये एक बहुत न्यूक्लियर एनर्जी पावरफुल सोर्स होता है एनर्जी का, है ना। और न्यूक्लियस जो एटम्स होते हैं उनके चेंज करने से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। तो हमें 2 वे में ऑब्टेन होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। Nuclear fission reaction, the nucleus of a heavy radioactive elements like uranium, platinum or thorium splits up into a smaller nuclei when bombarded by low energy neutrons। तो जो low energy neutrons के bombarded होते हैं, तो ये जो elements high heavily radioactive elements होते हैं like uranium, platinum, ये ना छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। इनसे निकलता है, फिर जैसे निकलेगा फिर ये अपने आप को इमर्ज करेंगे दूसरे जैसे प्लूटोनियम से यूरेनियम में कन्वर्ज होके एक फिजन करते हैं। ठीक है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेट इन दिस प्रोसेस। अब जब ये प्रोसेस होती है, जब ये आपस में मर्ज होते हैं, तो एक बहुत हीट इससे निकलती है, विच इज़ यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो यूज़ होता है ना, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लांट से हम जब इलेक्ट्रिसिटी भी कई बार आपने देखा होगा ना, प्लांट से भी यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे हम न्यूक्लियर फिजन यूज़ करते हैं। ये भी नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि हमारे पास जो ये हेविली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये कम है, तो ये भी हम इनको दोबारा तो नहीं ला सकते ना, अगर हम इनका अभी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो इसलिए भी ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। द न्यूक्लियर फ्यूज़न reaction involves the combination or fusion of 2 light elements to form from a heavier element and release controllable energy। तो इसमें क्या होता है, अब फ्यूजन में क्या होता था, हाई वेट वाले मतलब जो हेविली रेडियो एक्टिव है वो टूट रहे थे। इसमें क्या होता है, लाइट होते हैं, लाइट एलिमेंट्स होते हैं, वे मर्ज होके एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और इससे इतनी अनकंट्रोलेबल एनर्जी निकलती है, मतलब बहुत हीट। Thus it cannot be used in generate electricity unlike fission reaction। ठीक है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे हमने फिजन, क्योंकि फिजन में इतनी एनर्जी नहीं निकलती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन की एनर्जी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द हीट एंड लाइट दैट वी गेट फ्रॉम सन एंड इज ऑल ड्यू टू द कंटिन्यूस रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड इट, है ना। तो जो हमें सन से हीट और लाइट मिलती है ना, वो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन से ही मिलती है ना। We can now imagine how much energy would be released in the nuclear fusion। अब देख लो, आप इमेजिन कर लो ना, अगर हम जो सन में होता है, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, इसीलिए उससे एनर्जी रिलीज होती है और अर्थ तक। अब सन कितना दूर है अर्थ से, फिर भी हमें यहाँ गर्मी लगती है ना यार, इतना तेज सूरज निकला, क्यों होता है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है और हमें गर्मी लगती है ना। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई अगर सन इतना दूर है, वहाँ पे इतना हो रहा है, तो जब पास होगा तो क्या होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि ये भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है अवेलेबल एलिमेंट्स, जो इसके लाइट एलिमेंट्स होते हैं, और इसका जनरली यूज़ होता भी नहीं है, इसलिए कम भी है। ठीक है, अब इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो कौन सा है, देखो सोलर भी है, जियोथर्मल भी है, टाइडल, ये सब रिन्यूएबल है, सिर्फ कोल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया अभी, कोल नॉन रिन्यूएबल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है, कोल भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैसेस भी फॉसिल फ्यूल, अभी हम सब पढ़ा, बस यूरेनियम नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। अब देखिए, कोल मैंने आपको बताया ब्लैक सब्सटेंस होता है, हार्ड होता है, गैस तो आपको पता है गैस ही है। अब देखिए वाटर और पेट्रोलियम, अब कई बार क्या होगा, आप वाटर
थोड़ी ना कोई नॉन रिन्यूएबल। वाटर तो हमें मिल रहा है, वाटर साइकिल हमें पता है, हमें वाटर मिल रहा है। तो पेट्रोलियम है ना, क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। आप कई बार होता है ना बच्चे गड़बड़ी में वाटर कर लेते हैं, नहीं, वाटर नहीं होता है, पेट्रोलियम होता है, ध्यान रखना ये चीज़। आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अब क्या हो गया, विंड, वाटर, टाइड्स। आपको पता है विंड क्या, वाटर क्या, टाइड्स क्या। कोल इसमें अलग है ना, मतलब कोल आपको पता है नॉन रिन्यूएबल है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड हमें मिला, प्रेजेंट है अब हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ठीक है, हाईली पोल्यूटिंग, हाई वेस्ट डिपोजल कॉस्ट, हाई रनिंग कॉस्ट। मतलब ये सब क्या, मतलब ये तो डिसएडवांटेज मतलब क्या है? ठीक है, तो अनरिलायबल सप्लाई, अनरिलायबल सप्लाई क्योंकि हमें नहीं, मतलब ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 50 to 100 ईयर्स में ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनका सप्लाईज नहीं है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना। पॉल्यूशन का इससे कोई लेना देना है नहीं, है ना। वेस्टेज का भी कुछ है नहीं, रनिंग कॉस्ट का भी होता है, बट मेनली मेजरली क्या है, अनरिलायबल सप्लाई ना, मेजरली देखेंगे। देन the one thing that is common to all fossil fuels is that we are original from in marine environment, contain carbon, have undergo the same set of geological process during their formation, represent the remains of one living organism। वैसे तो ये सब है, लेकिन क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, मतलब सब तो नहीं लिखे क्योंकि सबके बनने का तरीका अलग है, कुछ मेरीन में बन रहे हैं, कुछ लैंड पे बन रहे हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, देयर कंटेन्स कार्बन। हर एक फॉसिल फ्यूल में आपको कार्बन मिलेगा, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो कोल है ना। ठीक है, थैंक यू।